आप लोग की क्या? देखिए, अगर मान लीजिए बिहारी अगर बाहर ना जाए ना, तो काफी जगह पे काम ठप पड़ जाएगा। ये आप समझिए कि आपका कितना बड़ा योगदान है देश की इकोनॉमी के अंदर में, क्योंकि आपको भी पता है कि काफी सारी लिंक्स है, काफी सारे लोगों के साथ में बहुत अच्छे रिश्ते बन गए। टीआरई 4 जो है वो बिल्कुल लाइंड अप है, ठीक है, वो होना ही होना है आपका। और उसके अंदर में मैं चाहूंगा कि जो बिहार के बच्चे, हमारे राइट साइड में आप देखेंगे तो एक टीचर बैठे हुए हैं, दानिश सर, टीचिंग परीक्षा के फाउंडर हैं। टीचिंग परीक्षा एक एप्लीकेशन भी चलती है और यूट्यूब पर एक चैनल है जो कि टीचिंग बहाली के लिए विशेष काम करती है। आज पटना में इनकी उपस्थिति हुई है। अब क्यों आए हैं थोड़ा ये भी समझ लीजिए। कल नीतीश कुमार जी का गांधी मैदान में प्रोग्राम था। नीतीश कुमार जी द्वारा सर को सम्मानित किया गया। अब क्यों सम्मानित किया गया, क्या युवाओं के लिए क्या काम कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अभी बिहार में दो बहाली हुई है, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का भी एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आने वाला, टीआरई 4 की भी सर आने वाला है। और इसी सब मुद्दा के ऊपर हम सर के साथ बात करेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है द टाइम्स ऑफ भारत। थैंक यू वेरी मच। कल नीतीश कुमार से आप मुलाकात आपकी हुई, क्या मैटर था, किस चीज के लेकर आपको सम्मानित किया गया था? सर एक्चुअली मेन चीज ये थी कि जो हम शिक्षा के अंदर में काम कर रहे हैं जी, और बहुत सारे दिव्यांग जन थे, उन लोगों को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स प्रोवाइड करने का काम किया है। काफी सारी जो महिलाएं थी उन लोगों को हमने हेल्प किया है। तो ये कई सारी संस्थाएं थी जिनके साथ में हम लोग जुड़े हुए थे, उनके थ्रू ये सारी चीजें हुई है, उन्होंने ही सारी अरेंजमेंट्स की थी। तो इसके वजह से ये सारा चीज संभव हो पाया। और हम लोगों ने कमिट ये किया है कि हम आगे में भी इसी तरीके से निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहेंगे। केवल बिहार वालों की सेवा करते रहना है, सब जगह पूरे जगह पे करना है, बेसिकली सारे लोगों के लिए करना है। और इवन जब टीआरई 2 के अंदर में एक समय ऐसा था जब एक घोषणा हुई थी कि पीआरटी के अंदर में केवल दिव्यांग जनों के लिए वैकेंसीज निकलेंगी। तो उस दिन हमने एक घोषणा कर दी थी कि हम सभी बच्चों को फ्री में दे देंगे दिव्यांग जनों के लिए। लेकिन बाद में ये हुआ कि उन्होंने सबके लिए खोल दी टीआरई 2 की जो वैकेंसी थी जी। तो वो एक चीज कई सारे लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर गई थी कि ये अपना प्रॉफिट छोड़कर सच में काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से, मतलब गांव-गांव में, कस्बे-कस्बे में पढ़ाने का काम। बिल्कुल। एक्चुअली बिहार के साथ में मेरा बहुत गहरा लगाव है। एक्चुअल में ये चीज है कि जब मैं बहुत लंबे समय से जब मैं पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन के अंदर में, तो बिहार के बच्चों ने हमेशा प्यार दिया है। मुझे अभी भी याद है जब 2015-16 के अंदर में हमने ऑनलाइन एंटर किया था, ऑफलाइन तो काफी लंबे से समय से पढ़ा रहे, तो बिहार के बच्चों ने जो प्यार दिया है, जो सम्मान दिया, और उनके वजह से जो एक पुश मिला है जिससे कि और ज्यादा लोग टीआरई 1 या 2 या 3 किस वक्त? सर इवन सीटेट के समय से, जब सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे थे बच्चे, 2016 बच्चे तो सीटेट की तैयारी कर ही रहे थे पहले से। तो बिहार का काफी ज्यादा क्राउड था उस समय में भी हमारे पास में, जो पढ़ाई कर रहे थे। यूपी का, बिहार का, झारखंड का, बंगाल का, असम का, ये बेल्ट बहुत ज्यादा। बंगाल से एक प्रश्न है, कुछ दिन पहले बिहारियों को बिहारियों को वहां पे पीटा गया था बंगाल में, तो इसके लेकर क्या कहना आप चाहिए? क्योंकि अभी आप बताएं कि हम पूरे भारत के लिए काम कर रहे हैं, टीचिंग परीक्षा के लिए काम कर रहे हैं, टीचिंग अगर कोई टीचर बनना चाहते हैं तो उसको प्रिपरेशन कराने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आप कैसे देखते हैं बिहारियों को कि भाई बिहारी कहीं जा रहा है तो पीटा जा रहा है? बिहार में अभी रिसेंटली में बहाली हुआ, टीआरई 1, 2 आप देखेंगे तो हुई बहाली, वहां पे धड़ल्ले से हर जगह के लोग आकर नौकरी किए, बिहारी से ज्यादा नौकरी किए अदर स्टेट। तो यहाँ पे आप लोग की क्या? देखिए, अगर मान लीजिए बिहारी अगर बाहर ना जाए ना, तो काफी जगह पे काम ठप पड़ जाएगा। ये आप समझिए कि आपका कितना बड़ा योगदान है देश की इकोनॉमी के अंदर में, क्योंकि अगर वहां पर में लोग जाकर, ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ मजदूरी कर रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े पोस्ट के ऊपर में है, और आप लोग बेसिकली महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, वहां की इकोनॉमी के अंदर में आप बूस्ट दे रहे हो, वो कोई नहीं देखता। ये बिहारियों का बहुत बड़ा योगदान है देश के अंदर में। वैसे तो हम एक देश है पूरा का पूरा, आर्टिकल नंबर 19 कहता है कि आप कहीं पे भी जाके रह सकते हो, आप कहीं पे जाके जॉब कर सकते हो, आप कहीं पे भी जाके घूम सकते हो। लेकिन जो हम लोगों ने बांट लिया अलग अलग प्रांतों के अंदर में, बिहार की नहीं, पूरे देश के इकोनॉमी के अंदर में बूस्ट कर रहा है। और इसके ऊपर में मुझे लगता है एक प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए। मैं काफी बार सोचता हूँ कि इसको क्यों नोटिस नहीं किया जाता है। बिहार को एक पिछड़ा राज्य देखा जाता है, लेकिन बिहारियों के कंट्रीब्यूशन को नहीं देखा जाता कि उन्होंने कितना ज्यादा देश को मजबूत बनाने में, एक नींव रखने में योगदान दिया, और अभी भी दे रहे हैं। अगर सारे वापस आ जाए और सारे लोग ना करें ना, तो बाकी राज्य जो है ना, उनको संभलने में बहुत ज्यादा समय लगता है। नेक्स्ट प्रश्न, कल नेता के मुखिया यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से आपकी मुलाकात हुई। क्या आप ये नहीं मानते हैं कि बिहार के युवाओं को अगर
अत्यधिक बर्बाद करने में किसी का हाथ है तो नेता मंत्री का है, क्योंकि उस वक्त तो में लगाया गया, बाद में फिर हटा दिया गया, तो बिहार के युवा दर दर भटकते रह गए और लोग तरह तरह के राज्य से आकर यहाँ पे नौकरी कर लिए। तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं, किस नजरिया, क्योंकि आप बिहार के मुखिया से कल मिल के आए, तो क्या कुछ जी देखिए, मेरा जो इसके ऊपर में टेक है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाना चाहिए जैसे राजस्थान के अंदर में बाकी जगह पे, कि कुछ सीटें यहाँ के लोगों के लिए रिजर्व, लिमिटेशन, ताकि इनको बाहर ना जाना पड़े। क्या होता है कि अगर यूपी के लोग यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर में उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि एक चीज कि आप बाहर से आए हो, और यही चीज बिहार के लोगों के साथ में भी होती है जी। बिहार के लोगों के साथ में ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर में थोड़ा उन सारी चीजों के अभाव है, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का अभाव है यहाँ पर में, जो कि मुझे लगता है कि लिटरली लाया जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब नहीं होती, बहुत सारी जो है प्राइवेट कंपनीज के अंदर में भी आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन इंडस्ट्रीज आए तो पहले यहाँ पर में, और उसके लिए ना एक जेन्युइन एक आपका वो होना चाहिए कि आप लाना चाहते हो, आप करना चाहते हो, केवल राजनीति नहीं बल्कि एक्चुअल में आप काम करना चाहते हो लोगों के लिए, उनको रोजगार देना चाहते हो, ये चीज होनी चाहिए। और जो आपने कहा डोमिसाइल वाली बात, मुझे लगता है कि यहाँ पर में कुछ परसेंटेज का होना चाहिए, यहाँ पर में 75-25 या 60-40 लिमिटेशन रेशो लगाया जाए, क्योंकि ये बाकी राज्यों में लगाई जाती है, और इससे ये होगा कि बाहर के जो लोग हैं जो करना चाहते हैं यहाँ पर में आकर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई बिहार आना ही नहीं चाहता है, ठीक है, जो आना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उनको भी बुलाया जाए, ठीक है। और बेरोजगारी का दौर है सर, कोई क्यों नहीं आना चाहेगा? एग्जैक्टली, और ये पूरे देश के अंदर में ही ये हाल है, और जो आना चाहता है वो आए, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। दोनों का एक बैलेंस बनाकर चला जाए तो ये बिहार के लिए ही अच्छा रहेगा, क्योंकि एक दोनों तरीके की चीजें उसको मिल पाएंगी बच्चों को। बिहार के युवाओं के लिए या फिर अदर टीचिंग वालों के लिए अब क्या कर रहे हैं? अभी तक आप बता दिए कि हम टीआरई 1 की बात करें, सीटेट की बात करें, छठे चरण की बात करें, टीआरई 2 की बात करें, या फिर टीआरई 3 की रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट अभी आई है, माफ कीजिएगा, तो अब क्या कर रही है? क्योंकि 4 भी आने वाला है बिहार में, ये तो सर मालूम है। बिहार में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, तो बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक टीचिंग की बहाली हुई। बिल्कुल, अभी यहाँ पर में इस समय में तो सबसे ज्यादा बहाली जो हो रही है वो बिहार के अंदर में ही हो रही है। और टीआरई 4 की जहां तक आप बात करो तो अभी मैं यहाँ पर में जब आया तो आपको भी पता है कि काफी सारी लिंक्स है, काफी सारे लोगों के साथ में बहुत अच्छे रिश्ते बन गए। टीआरई 4 जो है वो बिल्कुल लाइंड अप है, ठीक है, वो होना ही है आपका। और उसके अंदर में मैं चाहूंगा कि जो बिहार के बच्चे हैं, ठीक है, वो इस तरीके का अप्रोच रखे कि भाई टीआरई 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखिए अच्छे से, ठीक है, वो प्रश्न कहाँ से बने थे, वो सोर्स आप पता कीजिए, ठीक है, उन सोर्स को बहुत अच्छे से पढ़िए, उनके एक्सप्लेनेशन देखिए, केवल क्वेश्चन देखकर काम नहीं होगा, आपको जो है ना उन क्वेश्चंस का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अब उस एक्सप्लेनेशन के ऊपर में क्वेश्चन बन सकता है। और टीचिंग परीक्षा में हमने एक एक क्वेश्चन का जो है हमने रिसर्च करवाई है, कहाँ से आया है, कहाँ से उसका सोर्स क्या है, ये सारी चीजें। अभी सर अभी रुकना चाहेंगे सर, अभी आप कुछ देर पहले एक बात बताए थे कि अगर हमारा बैच कोई परचेस कर ले रहा है, ले रहा है, तो हो सकता है वो केवल टीचिंग का ही बात नहीं, 17वीं अभी आई है बीपीएससी, वो भी निकाल सकता है। इसके पीछे क्या? देखिए, मैं ना ये चीज हमेशा वीडियो में भी कहता हूँ, और आपके माध्यम से भी आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो सिलेबस होता है ना वो बहुत हद तक सेम होता है। इवन अब जब बीपीएससी लेने लगा है ना, तब से तो और ज्यादा वो चीज हो चुकी है कि 70वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स निकालना तो बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। हमारे कई सारे स्टूडेंट्स ने जब 69th हुई थी उसका प्रीलिम्स निकाला था टीआरई की बैच से हमारे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमने बीपीएससी टीआरई 4.0 की बैच में एक फ्री जो है एड ऑन दिया है, फ्री दिया है, किसी से बच्चे से चार्ज नहीं किया हमने, जिसमें अब तक के बिहार की जितनी एग्जाम्स हुई है उनके 1 लाइनर हमने प्रोवाइड कर दिए। जैसे मान लीजिए कि सीए डीपी के अंदर में कोई क्वेश्चन आया हुआ है किसी एग्जाम के अंदर में 2006 में, हमने वो क्वेश्चन भी वहां रख दिया 1 लाइनर, ये क्वेश्चन था, ये इसका आंसर था। हमने इस तरीके से सारे चैप्टर वाइज और सब टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सारे के सारा सेग्रीगेट करके बच्चों को अवेलेबल करवा दिया। हम यहाँ पर में रुक सकते थे, बट हमारी जो टीम थी, ये मैं अपने ऊपर में नहीं लेना चाहूंगा क्रेडिट, क्योंकि ये पूरी टीम काम करती है, और हमारी टीम ने खुद से इनिशिएटिव लेकर उन 1 लाइनर के ऊपर में क्वेश्चंस बनाकर वो भी प्रोवाइड कर दिया। हमने जो प्रॉमिस किया था बच्चों को, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री दिया हमने फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हमने कोई चार्ज तो किया नहीं उनसे एक्स्ट्रा। उसमें बीपीएससी के सारे क्वेश्चन है, अगर वो मान लीजिए 1992 में बीपीएससी में अगर कोई सवाल पूछा होगा तो वो भी उसमें मौजूद है। वो सारे के सारे हमने क्वेश्चंस और उनके ऊपर में एक्सप्लेनेशन। अब दादा भाई नौरोजी भारत के
और एशिया के पहले व्यक्ति थे जो ब्रिटेन की संसद के अंदर में सदस्य बने। वो कौन सी पार्टी से थे, वो कौन से सन में बने, ये यहाँ पर मैं ध्यान नहीं देती क्योंकि सवाल ज्यादा आए नहीं उसके ऊपर में। हमने उसके एक्सप्लेनेशन के अंदर में ये सारी जानकारियां दी है ताकि जब 70th बीपीएससी में या फिर BSSC के अंदर में या फिर TRE के अंदर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो बच्चे हमारे प्रिपेयर्ड हो। जी, इस तरीके से कहना ये चाह रहे कि एक बैच अगर कोई ले रहा है या फिर जो मेरा पैकेज है अगर वो कोई ले रहा है तो उससे टीचिंग का तो एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा, साथ में 17वीं का हो जाए या फिर DSSB का हो, ये तमाम एग्जाम निकाल सकता है। बिल्कुल। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जो टीचर्स बनने के इच्छुक बच्चे हैं उनके अंदर में ये पूरा पोटेंशियल है कि वो शिक्षक अधिकारी भी बन सकते हैं, क्योंकि वो टीचर बनेंगे तो एक एग्जांपल बताना चाहेंगे सर। अभी टीचिंग का एक तैयारी कर रहा था, मेरा दोस्त ही है, अभी तुरंत उनका कॉल आया था, टीचिंग के फॉर्म भी डाला हुआ था, ये जो अभी टीचर वाली लेटेस्ट TRE 1-2 हुआ 1-2 में उनको नौकरी नहीं लगा, BPSC निकाल कर प्रखंड जिला शिक्षा पदाधिकारी अभी जाकर बैठ गए। तो आप ही के बात दोहरा। जी बिल्कुल। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जब हमारे यहाँ वहां पर में एक एग्जाम होती है, प्री IAS ट्रेनिंग सेंटर उसको बोलते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट वो उसको ऑर्गेनाइज कराती है। पूरे स्टेट से टॉप 120 स्टूडेंट्स को लिया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है बकायदा, पूरा सरकार देती है। जो भी उस काडर के महाराष्ट्र काडर के जो IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं वो आते हैं पढ़ाने के लिए। तो मैं उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैं वहां उस बैच का हूँ उस जगह से। बट मेरा टीचिंग के अंदर में बहुत ज्यादा पैशन था। मैं उस समय में जब मैं कॉलेज में था उस समय में भी मैं अपने यहाँ पर मैं अपने ही कॉलेज के स्टूडेंट्स को मैं HOD से परमिशन लेकर जो मुझे आता था, मुझे शॉर्ट ट्रिक्स आती थी या कोई चीज आती थी तो मैं वो पढ़ाता था, मुझे अच्छा लगता था वो सारी चीजें करना। मतलब पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि यार मुझे इसमें ज्यादा अच्छा लगता है, इसमें ज्यादा मजा आती है और मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। आज जब फोन आते हैं, आसाम से कोई फोन आता है, कोई बिहार से आता है फोन, और कई सारे अलग अलग जगह से, यूपी से आता है, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, कि सर आपके वजह से हमारा सिलेक्शन हो गया। हमने तो उम्मीद छोड़ दी थी, आपने मोटिवेट किया, एक दिन आपका वीडियो कहीं से देखा और हमने फिर पूरी मेहनत कर दी और हमारा सिलेक्शन हो गया। जी। कई सारे गरीब बच्चे हैं सर कि आपने उस समय में कोई हेल्प की थी तो हमारा हो गया, अब हम आपको पैसे देना चाहते हैं। बड़ा एक वो एक भावुक पल होता है। पैसे तो चाहिए होते नहीं क्योंकि यार उसका सिलेक्शन हो गया, यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन एक उसकी ऑनेस्टी देखिए कि वो उसके बाद में भी आ रहा है कि सर ऑनेस्ट, मतलब मैंने आपसे बोला था, ठीक है, आपने मेरी उस समय हेल्प की थी, अब मैं सक्षम हो गया हूँ, अब मैं करना चाहता हूँ। तब हम उनसे कहते हैं कि यार आप और लोगों की हेल्प करो, ठीक है, ये एक चेन बननी चाहिए। चलिए, स्टूडेंटों के लिए टीचिंग परीक्षा की तरफ से यानी कि आपकी तरफ से कुछ मैसेज जो अभी रिसेंटली में एग्जाम दिए हो TRE 3 का या फिर भविष्य में TRE 4 का प्रिपरेशन करने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ मैसेज। जी देखिए, मैं यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं TRE 4 के और जिन लोगों ने TRE 3 दिया है, सबसे पहले TRE 3 वाले जो बच्चे हैं, एक आप ना जाल में फंसे हुए होते हो, हर जगह पे आप कट ऑफ ढूंढ रहे होते हो कि कट ऑफ कितना जाएगा। किसी ने आपसे कह दिया कि 70 कट ऑफ जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए कट ऑफ 71 चला गया, आप तो निश्चिंत होकर बैठे हो, आप आगे कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहे। मैं ये बिल्कुल आपको एक बड़े भाई की तरह बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरा कोई छोटा भाई होता और मुझे कोई सजेशन देना होता उसको, या मुझे अपने आप को देना होता, तो मैं ये चीज बताता कि जब तक आपकी पूरी लड़ाई कंप्लीट ना हो जाए ना, एक भी सैनिक बचा हुआ है सामने वाले का, तब तक आपने ये नहीं मान लेना कि आपने जंग जीत ली है। रिजल्ट आ जाएगा तब उसके भी थोड़ा सा 2-3 बार वेरीफाई कर लीजिए अच्छे से, और उसके बाद में खुशियां मनाना स्टार्ट कीजिए। आप अभी से आप देखोगे कि कई जगह पे बोल दिया कि इतना कट ऑफ है, इतना कट ऑफ है, और आपने खुशियां मनाना स्टार्ट कर दी और आपने ये समय वेस्ट कर दिया जो आप पढ़ सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बैच से पढ़िए या किसी चीज से, आपने TRE 3 दिया है, आपके पास में नोट्स होंगे, उसको रिवाइज करिए, ठीक है। जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही है, अभी नोबेल प्राइज के अनाउंसमेंट्स हुई है, तो आप उसको जो है प्रिपेयर करते रहिए, कॉपी लीजिए, उसके अंदर में लिखते जाइए। मेरा एक तरीका था कि मैं जो भी मुझे न्यू चीज मिलती है ना, मैं उसको नोट डाउन करके रखता हूँ अपने शब्दों में, अपने हाथ से, बहुत रफ कॉपी। मैं क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ बचपन से, तो एक आदत थी कि यार हमें स्कूल से ना बहुत ऐसी कॉपी मिलती थी जो इसके पेजेस बहुत ब्लैकिश होते थे, बहुत रद्दी टाइप की जो होते थे पेजेस, वो अब आदत लग चुकी है कि उस तरह के पेजेस में जब लिखा हुआ होता है ना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो मैं अभी भी वो खरीदता हूँ, उसमें पॉइंट वाइज लिखता हूँ उसके अंदर में, और उनको बार बार रिवाइज करता हूँ, बहुत बार बार जब भी समय मिले रिवीजन हम लोग उसका बिल्कुल, और उसको बहुत बार रिवाइज कीजिए, इतना ज्यादा कि वो आपको चीजें याद हो जाए, आपको सपने में भी अगर आए तो वो सारी लिंक बनती जाए आप लोगों की। तो ये चीज आप लोग कर सकते हो। समय बर्बाद मत कीजिए, जो समय मिला है ना, रिजल्ट तक का भी जो समय है, आप ऐसा रखिए कि आप
जो है अगर नहीं होता है, ठीक है, तो आप आगे में अपने आप को प्रोसीड कर सके। अगर अच्छा हो गया तो आपको आगे भी तो करना है ना, ठीक है, प्रिंसिपल नहीं बनना है क्या आप लोगों ने? बनना है तो अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, क्योंकि आपको मजबूत बनने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसके अंदर में खराबी नहीं है। इवन क्या पता कि आप जो अभी कर रहे हो आपका रिजल्ट भी आ जाए और साथ ही साथ आप बड़ी एग्जाम भी क्लियर कर लो, आप अधिकारी बन जाओ, यानी कि सोने पे सुहागे वाली सोने बात पे है। सुहागा, बिल्कुल एग्जैक्टली सही कहा आपने, बिल्कुल एकदम एक तीर से दो निशान। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के जी लिए। बिल्कुल।